अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। वेलकम टू वर्चुअल क्लास। बच्चों, आज हम पिछले चैप्टर का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं 10वीं जमात इंग्लिश के इस नए लेसन के साथ। मैं अंसारी राशिद अख्तर आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर देखा था यूनिट 1.2 का एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, उसमें हमने आधी स्टोरी पढ़ी थी, उसके मीनिंग को समझा था। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं एक हल्का सा रिवाइज कर दूं कि स्टोरी शुरू हुई थी, राइटर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि उनके फादर किस तरह से एक मेडिकल प्रोफेशनल है और वो वेस्ट बंगाल के रानीगंज में गवर्नमेंट के बंगलोज में रहते हैं। उसके बाद उन्होंने उसका लोकेशन वगैरह डिस्क्राइब किया कि किस तरह से वहां पर ग्रीनरी है, प्लांट्स है, फ्लावर्स है, ट्रीज हैं, बंगलोज हैं वगैरह। साथ ही साथ उन्होंने वैकेशन का पीरियड बताया कि सैटरडे का जो इंसिडेंट वो सुना रहे थे कि वैकेशन पीरियड चल रहा था और दोपहर में लंच के बाद उनकी फैमिली के मेंबर्स जब सोने के लिए चले गए तो राइटर को बुक रीडिंग का शौक है, तो वो अपने बुक रीडिंग में इनग्रोस्ड हो गए। ये एक वर्ड वहां पर आ रहा था, यानी अपने पढ़ने में वो खो गए थे। अपना पूरी दिलचस्पी के साथ उन्होंने बुक पढ़ना शुरू कर दी। बुक पढ़ने के बाद अचानक से क्या हुआ कि डॉग्स के बार्किंग की आवाज शुरू हो गई कि दूर से ऐसा लग रहा था कि कुछ बंगलोज के बाद या कॉर्नर पर कहीं से तो डॉग्स जो है वो बार्किंग कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद कुछ जो है क्रोज की कैविंग की आवाज भी आना शुरू हो गई। अब पहले तो राइटर ने उस चीज को इग्नोर किया, लेकिन बाद में ये आवाज धीरे धीरे करीब आती चली गई। तो राइटर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो पढ़ने में उनका ध्यान नहीं लग पा रहा था और उन्हें ऐसा एक तजस्सुस हो रहा था कि भी क्या ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। और फिर उन्होंने अपनी बुक को साइड में रखा और साइड में रखने के बाद वो वरांडे में निकल आए ये देखने के लिए कि आखिर ये मामला क्या चल रहा है। और इस तरह जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो वहां पर एक बहुत ही हैरत अंगेज मंजर था। और वो मंजर क्या था वो आज हम इस स्टोरी में पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। आगे स्टोरी शुरू होती है कि आई ग्लांस्ड टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सॉ समथिंग हॉरिबल। आई ग्लांस्ड टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस। बच्चों, यहाँ पर ग्लांस, इससे पहले आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है कि सी एंड लुक, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको देखने के तरीके से उसका यूज किया जाता है, मतलब हाउ द पर्सन इज लुकिंग एट समथिंग। तो ग्लांस भी एक ऐसा ही वर्ड है कि देखा। ग्लांस थ्रू का मतलब क्या होता है? ग्लांस यानी सरसरी निगाह डालना, कि ऐसा ही जैसे अगर होता है ना कि हम भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा ही एक सरसरी निगाह डालते हैं कि भाई धूप है, मौसम कैसा है, आसपास क्या है वगैरह। तो आई ग्लांस्ड टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सॉ समथिंग हॉरिबल। जैसे ही राइटर ने क्लब हाउस के रूफ के ऊपर देखा तो वहां पर उन्हें एक बहुत ही हॉरिबल चीज नजर आई, एक बहुत ही खौफनाक मंजर उनके सामने दिखाई दिया। वो मंजर क्या था तो वो आगे बताते हैं। A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. Wow! अगर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में फौरन समझ जाए तो बहुत ही आपको यू कैन एंजॉय इट। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि जब उन्होंने क्लब हाउस के रूफ पर, क्लब हाउस की छत पर देखा
तो क्या देखते हैं कि एक बिग लंगूर है, जैसा कि पिक्चर में भी हमने कोशिश की वैसा दिखाने के लिए कि जिस तरह से पिक्चर में एक बड़ा सा लंगूर है ना, लंगूर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मंकी। तो वो लंगूर वहां पर बैठा हुआ था और उसके बारे में लिखा हुआ है अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप ना, अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप। जितने भी जानवर होते हैं, जानवर या परिंदे होते हैं, तो उनमें एक ग्रुप लीडर होता है और वो आमतौर से इस तरह से हमारा नेचर बना हुआ है कि बहुत सारे फीमेल और यंगस्टर्स के ऊपर एक मेल होता है जो उनका जिम्मेदार होता है, जो उन सब की निगरानी कर रहा होता है। तो वहां पर भी वो जो लंगूर था है ना, जो कि शायद उनका जो लीडर रहा हो, उनका सरदार रहा हो, वो उसे नजर आया और वो क्या कर रहा था। द लंगूर वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स। उसने एक छोटे बेबी लंगूर को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था एंड उसके आगे का सेंटेंस बहुत ही हॉरिबल है कि मर्सीलेसली बाइटिंग इट ऑल ओवर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल। मर्सीलेसली ना, सबसे पहले मर्सीलेसली की अगर हम बात करें तो मर्सीलेसली इज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब, राइट। LY लगा हुआ है तो एडवर्ब वो वर्ड बनता है मर्सी से। मर्सी यानी रहम, मर्सीलेस यानी बेरहम ना, उसका अपोजिट हो जाता है मर्सीलेस यानी बेरहम, और उसी से एडवर्ब बन गया हुआ है मर्सीलेसली यानी बेरहमी से। तो बेरहमी से वो जो बड़ा वाला लंगूर था, इट वॉज बाइटिंग ना, बाइटिंग यानी दांत काटना, बाइटिंग इट ऑल ओवर, उसके वो छोटे बच्चे को हर तरफ दांत काट रहा था विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल। और उससे क्या जाहिर हो रहा था, डेफिनेट इंटेंट, डेफिनेट यानी यकीनन, उसका जो इरादा था वो उसे मार देने का था। यानी वो जो बिग लंगूर है वो बेबी लंगूर को इस तरह से दांत काट रहा था गोया वो उसे जान से ही मार देगा, उसे मार ही देगा। तो इस तरह का एक मंजर वहां पर देखा। उसके आगे बता रहे हैं कि द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी लंगूर एंड अदर lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby, watching the baby being killed. है ना। एक चीज और क्या बताई कि बाकी और जैसे अभी हमने शुरू में पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वहां पर एक ग्रुप ऑफ लंगूर्स है। तो जब ये बिग लंगूर इस बेबी लंगूर को मार रहा है तो बाकी के लंगूर्स कहाँ हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि द हेल्पलेस मदर, कि उसकी जो माँ थी, उस बेबी लंगूर की जो माँ है, जो कि बिल्कुल अभी हेल्पलेस है, लाचार है, बेबस है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। एंड अदर लेसर मेंबर्स ना, लेसर यहाँ पर लेस से बना हुआ है, मतलब कमतर, यानी एक ग्रुप लीडर है तो बाकी जो उससे छोटे जो मेंबर्स हैं, उस मेंबर के बाकी जो दूसरे लंगूर से हैं, दे वर स्कैटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय। वो सभी स्कैटर हो गए थे, मतलब इधर उधर बिखरे हुए थे। एंड वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, और वहां से वो लोग ये मंजर देख रहे थे कि किस तरह ये बिग लंगूर जो है वो बेबी लंगूर को मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, उसे उसकी जान ले लेगा ऐसा लग रहा था। तो ये मंजर देखकर वो लोग खामोशी से देख रहे थे, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब देखिए कितना, मतलब जो शुरू में फर्स्ट सेंटेंस आया ना, समथिंग हॉरिबल, तो एक बहुत ही हॉरिबल मंजर था कि आपके ही जैसा एक स्टूडेंट है, आपके ही जैसा एक लड़का है जो किताब पढ़ रहा था और अचानक से उसके सामने ऐसा मंजर आ गया। तो सोचिए जरा ना, फील कीजिए कि आपके सामने ऐसा, जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारे एरियाज में कभी किसी बकरी के बच्चे के पीछे कुत्ते लग जाते हैं, है ना, या कुछ इस तरह के वाकयात। तो यहाँ पर तो एक बहुत ही खतरनाक सीन नजर आ रहा था। अब जैसे ही राइटर ने इस मंजर को देखा तो उनके जहन में एक बात आई। कहते हैं, आई रिकॉल्ड द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. देखिए यहाँ पर एक एनिमल्स के बारे में एक चीज बता रहे हैं कि I recall the terrible custom in animal clan.
है ना। क्लैन कहते हैं कुंबे को, खानदान को, कि जो जानवरों का जो खानदान होता है, जानवर जो ग्रुप बनाकर रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं, उस क्लैन में एक खास कस्टम ही होता है। कस्टम कहते हैं रस्म रिवाज को, और वो भी बहुत ही टेरिबल है, एक खौफनाक कस्टम वहां पर उनके यहाँ पर है। वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू विच, यानी उस कस्टम के अकॉर्डिंग कहते हैं उसके मुताबिक, उसके हिसाब से, अ डोमिनेंट मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और एडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप। कि जो डोमिनेंट मेल होता है, यानी जो सरदार होता है ना, जो उनका सरबराह होता है, इट डज नॉट अलाउ, वो किसी दूसरे मेल बेबी या एडल्ट को अपने ग्रुप में सरवाइव करने नहीं देता। यानी वो किसी और मेल को बर्दाश्त नहीं करता कि कोई और दूसरा लड़का, कोई और मेल उसके ग्रुप में रहे। ये एक कस्टम होता है जानवरों के ग्रुप में, जहां पर इस तरह एक मेल है ना। अच्छा, ये हर एनिमल में होता है, चाहे वो मंकीज हो, लायंस हो, टाइगर्स हो ना, या इवन यू कैन सी, हम लोग जो घरों में हेन्स एंड कॉक्स पालते हैं, वहां पर भी ये चीज होती है कि जो एक मेल मुर्गा होता है, वो अपने फैमिली के दूसरे मेल को डोमिनेट करके उसे भगाने की कोशिश करता है। ओके, आगे स्टोरी बता रहे हैं कि विदाउट लूजिंग एनी टाइम आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हैंड and hurled a piece of stone at the marauding langur। ओके, यहाँ पर आगे की स्टोरी राइटर बता रहे हैं, वो तो उन्होंने एक इंसिडेंट, मतलब एक फैक्ट हमें बता दिया। अब आगे वापस सीन पर आ गए हैं कि जैसे ही उन्होंने वो सीन देखा, विदाउट लूजिंग एनी टाइम, बिना वक्त जाय किए हुए, आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हैंड, उन्होंने एक स्टिक निकाली, स्टाउट स्टिक मतलब हेवी, मजबूत, मोटी लकड़ी निकाली, एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन, और एक पत्थर उठाकर उसे हर्ल्ड किया। हर्ल्ड यानी जोर से फेंका, जैसे हम लोग होता है ना, कुत्ते वगैरह आ जाए तो हम पत्थर फेंक कर मारते हैं, सेम वे उन्होंने लंगूर की तरफ एक पत्थर फेंका। और कौन सा लंगूर, एट द मैराउडिंग लंगूर। मैराउडिंग मीन्स यहाँ पर जो उस बच्चे पर हमला कर रहा है, जो बच्चे को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, उस बड़े वाले लंगूर के ऊपर राइटर ने एक पत्थर को फेंक कर मारा। और है ना, जब वो ऐसा कर रहे थे तो एक हाथ में उन्होंने लकड़ी भी पकड़ी हुई थी, क्योंकि फेंकने पर हो सकता है वो लंगूर इन पर अटैक कर देगा, इसलिए उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ी सी छड़ी और डंडा पकड़ लिया हुआ था, और साथ ही दूसरे हाथ से उन्होंने एक पत्थर उठाकर उस बड़े वाले लंगूर की तरफ फेंका, जो छोटे वाले लंगूर को मारने की कोशिश कर रहा था। The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault। लेकिन पत्थर लगने के बाद भी वो जो बड़ा वाला लंगूर था, इट वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड, है ना, वो इतना गुस्से में था, इतना जज्बात में था कि इट हार्डली टुक एनी नोटिस, कि उसने हार्डली टुक एनी नोटिस, यानी उसने कोई भी नोटिस नहीं किया, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी कि किसने उसे पत्थर से मारा है। उस पर मतलब ही वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड ना, बिल्कुल उसे जुनून सवार था, वो एकदम गुस्से में कुछ भी देखना नहीं चाहता था, बस वो उस बेबी लंगूर को मार देने की धुन उसके ऊपर सवार थी। तो जब ये हो रहा था तो जरा सा भी उसने नोटिस नहीं किया, उसको जरा सा भी ये जो एक तरीके से राइटर ने उसे पत्थर मारा, तो इस पत्थर के मारने पर भी उसको कुछ भी असर नहीं हुआ, उसने कुछ भी नहीं किया। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स। लेकिन राइटर ने क्या किया, राइटर ने और उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए ताकि वो उस बेबी लंगूर को छोड़ दे। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज्ड देयर पिच ऑफ क्राई। और जब राइटर इस तरह से कर रहे थे तो वो जो डॉग्स जो बार्किंग कर रहे थे, दे रेज्ड देयर पिच। रेज द पिच का मतलब होता है आवाज को ऊंची कर लेना, यानी और तेज आवाज में वो जो डॉग्स थे वो उन्होंने बार्किंग करना शुरू कर दिया, भूखना शुरू कर दिया। तो पहले तो भूख ही रहे थे, अब और तेज आवाज में भूखने लगे, यानी वो भी एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि उस बेबी लंगूर को उससे छुड़ाना चाहते हैं।
आगे है द चेंज सर्कमस्टांसेस एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम द अननोन क्वार्टर्स फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द वरांडा। द चेंज सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस कहते हैं माहौल को, हालात को, कि जो अचानक से हालात बदल गए। दोपहर का वक्त था, सुनसान इलाका था, वहां पर कोई भी नहीं था। तो ऐसे में अचानक से जब उसको पत्थर लगना शुरू हो गए और देखा कि राइटर जो इस तरह से सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक ना, अचानक से अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट से बना हुआ है, जिसकी उम्मीद ना की जा रही हो, है ना। अनएक्सपेक्टेड यानी गैर यकीनी, गैर इरादी बात, जो उसके ऊपर हमला हो गया था फ्रॉम द अननोन क्वार्टर्स, अलग अलग क्वार्टर्स से, अलग अलग जो बंगलोज थे, लोग वहां से जब इस तरह से उसको पता नहीं कहां से पत्थर आकर लग रहे थे, तो ये देखने के बाद इट फोर्स द लंगूर, फोर्स का मतलब होता है किसी को मजबूर कर देना। तो ये जो पत्थर का अटैक हो रहा था, इसकी वजह से वो बड़ा लंगूर जो था वो मजबूर हो गया टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द वरांडा। जैसे ही जब उस पर इस तरह से पत्थर की बारिश हो रही थी, बहुत सारे पत्थरों से उस पर अटैक हो रहा था, तो अटैक की वजह से वो बड़ा वाला लंगूर जो था वो घबरा गया और घबराने के बाद उसने उस बेबी लंगूर को छोड़ दिया। कहां पर? ये लोग वरांडा के ऊपर थे, तो वरांडे पर छोड़ दिया। अब वरांडा जो मतलब वरांडे की जो स्लोपिंग रूफ है ना, जो ढलान वाला जो रूफ होता है, तो उसके ऊपर जब बेबी लंगूर को छोड़ा तो वो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वो लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। जब उस बिग मेल लंगूर ने उस बेबी लंगूर को छोड़ा तो वो लुढ़कते हुए नीचे आने लगा। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपीयर टू बी डेड, है ना। यहाँ पर जैसे उसने बेबी को, वो काफी देर से उसे मारने की कोशिश कर रहा था, तो इट वॉज लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है बेसुध हो जाना, निढाल हो जाना, है ना। बिल्कुल ऐसा कि सब अपीयर टू बी डेड, क्या वो ऐसा लग रहा था कि वो मर ही गया है। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, और फिर वो जो स्लोप का एरिया था उसकी बॉडी वहां से स्लो डाउन होने लगी, नीचे की स्लाइड डाउन यानी नीचे की तरफ आने लगी। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपीयर टू बी डेड। As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospects of a good kill and meal. देखिए यहाँ पर एक एनिमल्स का बिहेवियर बता रहे हैं कि जो डॉग्स बार्किंग कर रहे थे, वो जब उन्होंने देखा कि वो बेबी लंगूर जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड डाउन हो रहा है, तो उन डॉग्स का भी एक्साइटमेंट बढ़ गया। और कितना बढ़ गया? मेनी फोल्ड, यानी बहुत ज्यादा वो लोग लालच की नजर से उसको देख रहे थे। एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मील ना, प्रोस्पेक्ट ये एक नया वर्ड है। प्रोस्पेक्ट कहते हैं फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलने वाला हो, यानी जब हम आज कोई काम करेंगे और उसका आगे हमें अच्छा नतीजा मिलने वाला हो, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। तो वो उस प्रोस्पेक्ट को देख करके भाई अब ये जो बेबी लंगूर नीचे गिरेगा तो हम लोग उस पर हमला कर देंगे और हमारा अच्छा खासा जो है मील हो जाएगा, खाना हो जाएगा। ये सोचकर वो डॉग्स और ज्यादा बार्किंग कर रहे थे और जोर जोर से भूख रहे थे कि अब हमें खाना मिलने वाला है। राइटर जिन्होंने पत्थर मार मार कर उस बड़े लंगूर को फोर्स किया था कि उस बेबी लंगूर को छोड़ दे, वो वहीं पर खड़े हुए ये सीन देख रहे थे और उन्होंने देखा कि किस तरह ये जो बेबी लंगूर है वो उस रूफ के स्लोप की तरफ से, जो ढलान का हिस्सा था, वहां से लुढ़कते हुए अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अब सीन थोड़ा अलग हो गया। नीचे क्या है कि नीचे बहुत सारे डॉग्स हैं और वो डॉग्स उस बेबी लंगूर को खा जाना चाहते हैं। आगे कहते हैं, कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक, आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द tiled roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. Now, keeping the dogs at the bay with the stick, कि मैंने अपने जो उसके हाथ में डंडा था, उस डंडे के जरिए से उन कुत्तों को दूर भगाया, है ना। कीप एट बे का मतलब होता है दूर रखना, उनको करीब ना भटकने देना।
I managed to catch hold द बेबी लंगूस टेल, है ना. टेल कहते हैं दुम को, कि जब वो नीचे गिर रहा था तो जैसे ही वो नीचे गिर रहा था राइटर ने जल्दी से पकड़कर उसकी टिप को पकड़ लिया. एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ. जैसे ही उसकी दुम उस रूफ के पास नजर आई, राइटर ने फौरन ही उसे पकड़ लिया, है ना. वरना वो नीचे अगर गिर जाता तो क्या होता, ये जो डॉग्स थे वो उस पर हमला कर देते. द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस. इनर्ट कहते हैं वही ऊपर अभी जो आया हुआ था एक वर्ड लिस्टलेस, ना, मतलब वो बिल्कुल भी मोशनलेस हो गया था, हरकत नहीं कर रहा था. एंड लाइफलेस, है ना, ऐसा लग रहा था कि वो डेड हो गया है. इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी. और राइटर ने जब उसके करीब से देखा तो वो एक मेल बेबी था, वो एक नर लंगूर था. By this time, my parents and sisters had come out on the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in the distance. ना, जब ये सब सीन हो रहा था, है ना, जाहिर सी बात है, इतना जब शोर शराबा हो रहा है, इतना कॉमोशन हो रहा है, तो जो राइटर के पेरेंट्स जो घर में सो रहे थे उनको भी नींद में खलल हुआ होगा, तो वो लोग भी बाहर आ गए. यानी जब राइटर डंडा लेकर पत्थर लेकर बाहर आए तो उस वक्त तो कोई नहीं था, लेकिन कंटिन्यू शोर होने की वजह से थोड़ी देर बाद वो लोग भी बाहर आ गए. एंड दे वर विटनेसिंग माय रेस्क्यू ऑपरेशन. और वो लोग ये काम देख रहे थे जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह हो गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन यानी किसी की जान बचाने का काम करना, है ना. जैसे कहीं पर कोई हादसा हो जाता है, कोई फंस जाता है जहां पर किसी हादसे में, तो उसको जब बचाने की कोशिश की जाती है तो दैट इज कॉल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन. सम ऑफ आवर नेबर्स हैड आल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस. और कुछ और जो दूसरे पड़ोसी, उनके जो दूसरे बंगलोज में रहने वाले लोग थे, वो लोग भी बाहर आकर ये सब मंजर देख रहे थे कि किस तरह ये पूरा शोर शराबा हो रहा है. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. राइटर ने उस बेबी लंगूर को उठाकर अपने बैकयार्ड पर यानी बंगले के पीछे वाले इलाके पर लेकर गए. एंड जेंटली लेड हिम का मतलब होता है लेटा देना, जमीन पर रख देना. ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप. पोल्ट्री कूप इस तरह के दरबे को कहते हैं जो घरों में मुर्गियां वगैरह पालने के लिए यूज होता है. हिज बॉडी वाज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैच्ड. वो जो बेबी लंगूर था उसकी बॉडी पर बहुत सारे दांतों से काटने के निशान थे. डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैच्ड, और नोचने के भी निशान थे, ऐसा कोई नाखून से नोचा हुआ हो. ब्लड वाज ओजिंग फ्रॉम द सम ऑफ द वुंड्स, है ना. ओजिंग कहते हैं बहना को, मतलब जब इससे खून जिस तरह से निकल रहा होता है तो खून को बहना, मतलब फ्लो नहीं कहते बल्कि ओजिंग कहते हैं. एक तरीके से वो उबल रहा होता है. तो ब्लड वाज ओजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स, उसके जख्मों में से कहीं कहीं से खून भी निकल रहा था. द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस, वो बिल्कुल बेहरकत लेटा हुआ था. माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, है ना. उस दौरान चूंकि उनके जो फादर थे राइटर के, वो एक डॉक्टर हैं, तो उनके पास तमाम चीजें थी, तो उन्होंने फौरन ही फर्स्ट एड ला कर दिया, यानी फर्स्ट एड बॉक्स दिया जिसमें कुछ मरहम पट्टी वगैरह थी. तो उन्होंने उस बेबी लंगूर को साफ किया ताकि जो खून बह रहा है वो खून कहाँ से बह रहा है उस पर कुछ मरहम लगाकर उसका ब्लीडिंग को रोका जा सके, खून के बहने को रोका जा सके. I was relieved to find out that the baby was breathing even though his breaths were shallow. जब राइटर ने उसके जख्मों को इस तरह से साफ करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा, I was relieved. रिलीव कहते हैं इत्मीनान हो जाना को, कि मुझे काफी इत्मीनान हुआ जब मैंने देखा कि द बेबी वाज ब्रीदिंग, कि वो जो बेबी लंगूर है वो ब्रीदिंग कर रहा है, उसकी सांस चल रही है. इवन दो का मतलब होता है हालांकि, हिज ब्रेथ्स वर शैलो, कि उसकी जो सांस है वो बहुत धीमी चल रही थी, मतलब काफी देर से वो जकड़ा हुआ था इसलिए उसकी सांस तकरीबन रुक सी गई थी. तो बहुत आहिस्ता से सांस ले रहा था, बहुत धीमी धीमी सांस ले रहा था, लेकिन फिर भी उसकी सांस चल रही थी. आगे बता रहे हैं, splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts
he sat up. देखिए यहाँ पर एक तरीके से वो बच्चा जो था बेबी लंगूर वो बेहोश हो गया था, तो बेहोश होने पर राइटर ने उसके चेहरे के ऊपर थोड़ा पानी छिड़का। उस पानी छिड़कने को स्प्लैश कहते हैं। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टर ना। स्टर मतलब हरकत करना, जैसा कोई बेहोश हो जाए तो पानी छिड़कने पर किस तरह से वो हरकत करता है, तो पानी छिड़कने पर वो बेबी लंगूर ने भी हरकत की। एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स कहते हैं कोशिश को, कि आफ्टर अ फ्यू शेकी वो मतलब कांप रहा था। दो वजूहात है कांपने की। पहले तो वो बहुत डर गया था, और डरने के बाद जिस तरह से उसको जान लेने की कोशिश की गई तो बिल्कुल बेसुध भी हो गया था। इस वजह से वो उसका पूरा बदन जो है वो कांप रहा था। ही सैट अप ना, थोड़ी देर के बाद वो उठकर बैठ गया। ही वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड। He was in the state of shock. State of shock यानी बहुत ज्यादा ताज्जुब में हो रहा, हैरत में होना के मतलब पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। तो इस तरह वो बिल्कुल घबराया हुआ था। एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, और वो कांप रहा था। लाइक लीफ इन द विंड, जिस तरह से हवाओं के चलने से पत्ते हिलते हैं, इस तरह से वो कांप रहा था ना। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सिमिली यूज किया राइटर ने, ये समझाने के लिए वो किस तरह से कांप रहा था। His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. His little twinkling eyes, कि उसकी जो आंखें थी, छोटी छोटी सी चमकदार आंखें जो थी, welled up with tears. Welled up का मतलब होता है उसमें से आंसू बहना शुरू हो गए। एंड ही स्टार्टेड टू सॉब, और फिर वो रोने लगा विथ अ मफल्ड क्राई, है ना। मतलब वो अचानक से रोना शुरू कर दिया। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, कि जिस तरह इंसानों के बच्चे होते हैं कि अगर वो किसी ट्रॉमा से गुजरे ना, कोई ऐसा हादसा हो जाए, कोई वाकया हो जाए, कोई गलती हो जाए, या बच्चों को ऐसा डांट भी पड़ जाती है, तो थोड़ी देर के बाद वो जिस तरह रोना शुरू कर देते हैं, ये जो बेबी लंगूर था उसने भी वैसे ही रोना शुरू कर दिया। धीमी आवाज में उसने पहले रोना शुरू कर दिया। जब वो इस तरह से रो रहा था तो राइटर ने क्या किया, आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. I offered him a peeled banana, कि मैंने उन्हें बनाना पेश किया, मतलब उसको एक केला जो है तो इस तरह से पील करके दिया, उसके छिलके निकाल कर उसे दिया, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। विथ हिज अनस्टेडी हैंड, एंड अनस्टेडी मतलब उसके हाथ जो है वो एक जगह पर नहीं रुक रहे थे, कांप रहे थे, तो उस कांपने को अनस्टेडी कहा हुआ है। एंड बिगैन टेकिंग हेजिटेंट बाइट, और उसने धीरे धीरे से उसको बाइट लेना शुरू कर दिया, मतलब उसको खाना शुरू कर दिया, कि वो उस केले को उसने एक्सेप्ट किया और वो उसे खाने लगा। My attention was fixed on the revival of the baby लंगूर। मेरी पूरी तवज्जो जो है वो उस बेबी लंगूर के ऊपर थी, जो कि रिवाइवल हो रहा था। रिवाइवल यानी वापस नॉर्मल की तरफ लौट रहा था, एक तरीके से मतलब वो मौत से वापस जिंदगी की तरफ आ रहा था। तो मैं पूरे ध्यान से ये देख रहा था कि वो बेबी लंगूर सही है या नहीं, ठीक है या नहीं। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। तभी मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है ना। अनकैनी फीलिंग यानी मुझे कोई एक अचानक से ऐसा एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप। मैं उस कूप के पास ना, ये सब सीन जब कहाँ हो रहा था, उस मुर्गी के दरबे में हो रहा था जहां पर राइटर ने उसे ला कर रखा था। तो उस वहां से मैं थोड़ा सा पीछे हटा और लुक्ड अप, और छत की तरफ देखा। देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ। तो वहां पर क्या देखा उन्होंने कि जो उस लंगूर, बेबी लंगूर की जो मदर है, वो किचन रूफ के ऊपर बैठी थी, वॉचिंग एवरी मूव आई मेड। और वो देख रही थी कि मैं उसके बच्चे के साथ क्या क्या कर रहा हूँ, हर चीज को वो वहां से बैठकर देख रही थी। She simply sat there quietly as if convinced that no harm was being done to her child.
ना। वो इस तरह से वहां बैठकर खामोशी से सारा मंजर देख रही थी, गोया उसे शी इज कन्विंस्ड। कन्विंस्ड का मतलब होता है यकीन होना, किसी बात का एतमाद होना कि भाई मुझे पूरा एतमाद है कि ये जो लड़का कर रहा है ही विल नॉट डू एनी हार्म, वो उस बेबी लंगूर के साथ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. और इसी दौरान वो जो बेबी लंगूर था, सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, उसे भी अपने मदर के होने का एहसास हो गया, और जैसे ही उसको माँ की याद आई तो ही स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, वो तेज आवाज से रोने लगा। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी। है ना, राइटर ने भी क्या किया, राइटर उस दरबे के पास से रिट्रीटेड का मतलब वहां से वो हट गए, और हटने के बाद, हटने की वजह क्या थी, उन्होंने सोचा कि वो मदर जो है वो अपने बच्चे के पास आ जाए, इसलिए राइटर उस कूप के पास से हट गए। Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. जैसे ही राइटर वहां से हटे, the mother descended, descend कहते हैं नीचे उतरना को, mother descended on the floor of the coop, वो नीचे उतरी और उस दरबे के फ्लोर पर आ गई, and picked up the baby in her arms, और अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। She gave the baby a thorough body inspection, है ना, thorough means complete। उन्होंने पूरे उसके बॉडी को इंस्पेक्ट किया, टू चेक इट्स इंजरीज, कि उसे कहाँ कहाँ पर जख्म आए हैं, उसने अपने बच्चे को चेक किया, एंड देन कडल्ड हिम, और उसको कडल्ड कर लिया। कडल का मतलब होता है गले लगा लेना, सीने से लगा लेना। कडल्ड इन हर बॉजम, उसे अपने गोद में उठा लिया, अपने सीने से लगा दिया। कि मतलब उसका बच्चा जो है वो इस तरह से उस हादसे में मतलब उसकी तो वो तो मर ही जाता, लेकिन इस तरह से वो बच गया है, तो उस माँ ने मोहब्बत से अपने बच्चे को गले से लगा लिया, अपनी गोद में उठा लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैस इन हर कैरिंग आर्म्स। The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. है ना, यहाँ पर जब माँ ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया तो थोड़ी देर तक वो वहीं पर बैठी रही। It was almost as if she was pondering. है ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो pondering कर रही है over her options, कि अब उसे क्या करना चाहिए, एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, और ये रास्ता तलाश कर रही है कि वेयर शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम द फर्दर असॉल्ट, कि आगे दोबारा उस बच्चे के ऊपर ऐसा हमला ना हो, तो इसके लिए उसे कहाँ जाना चाहिए, ये वो सोच रही है। ऐसा उसके एक्शन से लग रहा था, वो सोचती हुई नजर आ रही थी। For a few seconds the mother langur looked straight into my eyes. Even today I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. I was overwhelmed by the emotion, the sentiment, and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. देखिए यहाँ पर अब एक थोड़ा सा इमोशनल बात बता रहे हैं कि वो जो मदर थी, अपने बच्चे को गोद में लेने के बाद उन्होंने राइटर की तरफ देखा, और देखने के बाद राइटर कहते हैं कि इवन टुडे, आज भी मुझे वो याद है कि दैट लुक इन हर आईज, कि उसकी जो आंखों में जो खुशी थी, उसकी आंखों में जो ग्रेटिट्यूड था, है ना, ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, एहसान मानने को, कि वो जिस तरह से एहसान का शुक्रिया अदा कर रही थी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन, द सेंटिमेंट, एंड the way she said thanks to me. I was overwhelmed. Overwhelmed का मतलब क्या होता है, जज्बात से भर जाना, मतलब बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाना। तो राइटर भी बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे इस सीन को देखकर, कि जब वो आंखों ही आंखों में जो मदर लंगूर है वो उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। उसके आगे लिखते हैं कि देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप, है ना, एक ऐसी मदर जो हम हर जगह पर, हर माँ की जो यही फीलिंग होती है कि जो अपने बच्चे को इस तरह से, जिस पर इस तरह जुल्म हुआ हो, जिसे मारने की कोशिश की गई हो,
तो उसे गोद में लेकर किस तरह से बैठी होगी। बिल्कुल उसी तरह से वो मदर लंगूर वहां पर बैठी हुई थी और अपने बच्चे को उसने गोद में लिया हुआ था। Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. और फिर इन अ फ्लैश यानी एक ही झटके में उसने जंप लगाकर अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे को गोद में चिमटा वो छत पर चली गई। शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर, है ना, उसने सर्वे किया। सर्वे का मतलब इधर उधर देखा कि वो जो विशियस लंगूर है, वो जो राक्षस वाला जो मतलब जो जालिम लंगूर वहां पर बैठा हुआ था जिसने उस बच्चे को मारने की कोशिश की, उसे चेक किया कि वो किस तरफ है। एंड दे लीप्ड अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर। और फिर जिस तरफ वो बड़ा लंगूर बैठा हुआ था वहां से हटकर उसके अपोजिट साइड में वो लीप्ड अवे मतलब छलांग लगाकर, जो मंकीज जो है तो इस तरह से चलते हैं उसे लीप कहा जाता है। तो लेफ्ट अवे वो छलांग लगाते हुए दूसरी सिमत में चली गई, जिस तरफ वो लंगूर बैठा था उस तरफ ना जाते हुए उसके अपोजिट साइड में वो चली गई। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication, mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. देखिए यहाँ पर एक उन्होंने तज्जिया लिखा हुआ है कि ये जो वाकया हुआ, जिस तरह से वो मदर ने उस राइटर का शुक्रिया अदा किया, उसके बारे में लिखते हैं कि द इंटर स्पेसीज कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, कि अगर हम दूसरे जानवरों से इस तरह से अच्छा बर्ताव करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, तो क्या होगा, शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, कि अगर हम सही तारों को छेड़ते हैं। यहाँ पर एक ये लिटरेरी एग्जाम्पल उन्होंने यूज की कि अगर हम सही तारों को छेड़ते हैं, सही तारों को छेड़ने का मतलब कि अगर हम अच्छी तरह से किसी के साथ बिहेव करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, तो उससे क्या होगा कि ये जो आपस में ताल्लुक है इंसान और दूसरे जानवरों का, वो एक्टिव हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने लगेंगे, दोनों एक दूसरे से करीब आ जाएंगे ना। यानी जो जानवरों को इंसानों से डर लगता है कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी तरह इंसानों को जानवरों से खतरा होता है कि वो हमला कर देंगे। तो अगर दोनों एक दूसरे के साथ एतमाद का रिश्ता बना ले तो ये ताल्लुक बहुत मजबूत बन जाता है। The mother langur showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. है ना। अब आमतौर से क्या होता है, लोग इतना समझते हैं कि जानवरों को दाना पानी दे दिया तो इतना ही बहुत है, लेकिन यहाँ पर इस स्टोरी से लंगूर की मदर ने जो एक्शन वहां पर किया, जिस तरह से वो शुक्रिया अदा कर रही थी, तो उससे राइटर को क्या बात समझ में आती है कि देयर वर अदर मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि जानवरों से अगर हम ताल्लुक बनाना चाहें तो सिर्फ खाने तक महदूद नहीं रह सकते, बल्कि दूसरे तरीके से भी उसको कर सकते हैं, जिसमें एतमाद, हमदर्दी, भरोसा और एक दूसरे को समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो इस तरह जानवरों से ताल्लुक बनाया जा सकता है। 55 years have passed since that day. देखिए अब राइटर जब ये वाकया हुआ था, इस वाकये को 55 years हो चुके हैं। I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. ना, I still fondly remember. Fond कहते हैं जो चीज बहुत ज्यादा पसंद हो, है ना। तो आज भी उनको ये वाकया याद करके बहुत ज्यादा खुशी होती है, जो था कि इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, एक बहुत ही हैरत अंगेज वाकये का जो सामना उनका हुआ था, उसको आज भी वो बहुत ज्यादा खुशी और शौक से याद करते हैं। राइटर हैं तापन मुखर्जी। बच्चों यहाँ पर ये जो स्टोरी है खत्म होती है इस तरह से। यहाँ स्टोरी में दो चीजें हैं। सबसे पहले तो हाउ टू डिस्क्राइब एन इंसिडेंट, ये चीज हम सीख रहे थे, आपने गौर किया होगा। आप अगर दोबारा से चैप्टर को पढ़े तो उसमें सारे ही इंसिडेंट्स जो है वो पास्ट टेंस में डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, है ना। तो ये तरीका होता है। उसके बाद लोकेशन, किस तरह से चीजों को डिस्क्राइब किया गया, कौन सी चीज कहाँ पर है वगैरह। ओके,
ये वीडियो आप BMC के एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई दुश्वारी हो या कुछ और आप मजीद जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।